फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। फ्रेंड्स, हमारी इकाई चल रही है 3, जो साहित्य शास्त्र की है। इसमें हमने कल प्लेटो के काव्य सिद्धांत किया था, आज हम अरस्तू का करेंगे। और फ्रेंड्स, पहले हम अरस्तू का व्यक्तित्व पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अरस्तू का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में पढ़ते पहले हम। अरस्तू का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के समुद्र तट पर स्थित एक यूनानी उपनिवेश में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इस परिवार में वंश परंपरा से वैदिकी चली आ रही थी और इनके पिता मकदूनिया के राजवैद्य थे। अरस्तु जो थे फ्रेंड्स, वो बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और विद्या व्यसनी थे। किशोरावस्था में एथेंस जाकर वे प्लेटो के विद्यापीठ में दाखिल हो गए। फ्रेंड्स, अरस्तु का जो गुरु था वो प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था और इन्होंने 20 वर्ष की आयु तक मुख्यतः दर्शन का अभ्यास किया। प्लेटो इनसे बहुत प्रभावित थे और वे उनके प्रिय छात्र थे। विद्यापीठ छोड़ने के कुछ वर्ष बाद इन्होंने मकदूनिया के राजपुत्र सिकंदर के शिक्षक का पदभार संभाला। 8 वर्ष इस पद पर रहने के बाद इन्होंने एथेंस लौटकर स्वयं अपने विद्यापीठ की स्थापना की, जहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्वयं अरस्तु वहाँ अनेक विषय पढ़ाते थे। 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने दर्शन, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति, प्राकृतिक विज्ञानों आदि पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। आज से ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। ये ग्रंथ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने 400 ग्रंथों की रचना की थी। इनकी उपलब्ध रचनाओं में साहित्य से संबंध 2 ग्रंथ हैं। इनमें से एक तो तेकनेस रितेरिकेस भाषण कला से संबंध है, और इसी संदर्भ में इसमें भाषा और अभिव्यक्ति पर भी विचार किया गया था। दूसरा ग्रंथ है पेरिपोएटिकेस। फ्रेंड्स, इनके जो ग्रंथ है नोट करते जाइए, पूछे जाते हैं। ये अरस्तु के ग्रंथ है, काव्य शास्त्र से ही संबंध है ये। अब प्लेटो की जो साहित्यिक संबंधी मान्यताओं में उनके आदर्शवादी दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण कई साहित्यिक सत्यों की उपेक्षा दिखाई देती थी। इसीलिए उन्होंने कवि और काव्य पर कई आक्षेप भी लगाए थे। अरस्तु की दृष्टि वस्तुवादी थी और उन्होंने साहित्यिक रचनाओं को सामने रखकर साहित्य की ही दृष्टि से साहित्य का विवेचन किया। इस क्रम में उन्होंने अपने गुरु प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों का तो उत्तर दिया ही, कई मौलिक सिद्धांतों की भी स्थापना की। उन्होंने काव्य रचना के प्रेरक तत्वों, काव्य की प्रकृति, संरचना, प्रकार्य और प्रभाव सभी पर विचार किया, और इसमें भी सबसे अधिक बल ताशती पर दिया है। विधाओं की चर्चा भी उन्होंने ही की, किंतु पेरिपोएटिकेस के खंडित होने के कारण इसकी चर्चा हमें नहीं मिली सकी। फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी चर्चा जो है वो पेरिपोएटिकेस जो है वो नहीं मिल पाई, वो खंडित हो गई थी। तो हमें इसकी इसके बारे में उन्होंने चर्चाएं की थी वो हम नहीं पढ़ पाए। बहरहाल, अरस्तु का संक्षिप्त विवेचन भी बहुत सारगर्भित है। उनका एक महत्वपूर्ण गुण उनकी मौलिकता है। उन्होंने अपने विवेचन को हवाई दार्शनिक धारणाओं पर नहीं, ठोस वस्तुगत सत्यों पर आधारित किया। महाकाव्य तथा त्रासदी संबंधी उनका विवेचन वास्तव में होमर के महाकाव्यों तथा एसिक्लुस, यूरिपिडीस, सोफोक्लेस आदि नाटककारों की रचनाओं से आधार ग्रहण करता है। इसलिए यह व्यवहारिक तथा तर्कसंगत भी है। प्लेटो से ग्रहण ज्ञान को भी उन्होंने अपने मौलिक विचारों की कसौटी पर कसकर ग्रहण किया। इसीलिए वे काव्य पर प्लेटो द्वारा लगाए गए आक्षेपों का उत्तर भी दे सके। अरस्तु की प्रतिभा गहन, गंभीर, सारग्रहणी तथा मौलिक थी। अब फ्रेंड्स, हम आगे इसका अनुकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है। बाकी सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरस्तु का सिद्धांत पढ़ लेते हैं अनुकरण का। आज हम यही पढ़ेंगे, कल हम इसका दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। एक एक सिद्धांत को डेली लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा। प्लेटो ने काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हुए इस क्रिया के लिए ग्रीक शब्द मिमेसिस का प्रयोग किया। किसका शब्द फ्रेंड्स? ग्रीक शब्द का प्रयोग किया, जिसे मिमेसिस का प्रयोग हुआ है इसमें, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन हुआ। हिंदी में इमिटेशन का अनुभव अनुकरण किया गया है।
ये प्लेटो ने कहा है फ्रेंड्स। प्लेटो ने जो काव्य का जीवन का अनुकरण माना है। अनुकरण की चर्चा करते समय प्लेटो की दृष्टि दार्शनिक और नैतिकतावादी थी, लेकिन अरस्तु की क्या थी, वो सौंदर्य शास्त्री थी। प्लेटो की दृष्टि दार्शनिक और नैतिकतावादी थी, अरस्तु की सौंदर्य शास्त्री थी। दोनों का अनुकरण सिद्धांत है, लेकिन इनकी दृष्टि जो थी अरस्तु की, वो सौंदर्य शास्त्रीय थी। अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यताओं को साहित्य शास्त्र में इतना महत्व दिया जाता है, पर स्वयं उन्होंने इस अवधारणा पर तथा इसकी प्रकृति को स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में अनुकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, किंतु भिन्न भिन्न विचारधाराओं ने इस अवधारणा को भिन्न भिन्न रूपों में किया, और उनके मत हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने अलग अलग किया है। सबसे पहले हम अरस्तु का देख लेते हैं। अरस्तु ने क्या कहा है उनके अनुकरण के सिद्धांत के लिए। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति ही माना है, किंतु यहाँ ध्यान रहे कि यह उसके बाह्य रूप की अनुकृति नहीं है, जैसे कि प्लेटो की मान्यता थी। प्लेटो ने तो मान्यता क्या थी कि बाह्य रूप की थी अनुकरण, लेकिन अरस्तु ने प्रकृति का अनुकरण माना है, लेकिन उसका बाह्य दृष्टि नहीं थी, बाह्य रूप नहीं था। कला मात्र को अनुकृति मानना यह दिखलाता है कि अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का कितना महत्व था। यह अनुकरण यदि बाह्य जगत की वस्तु का दर्पण बिंब मात्र होता, तो वह उन वस्तुओं से उपजने वाले भाव से भिन्न कोई भाव जगाने में सक्षम नहीं होता, किंतु कलाकृतियों पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों में जीवन की सामान्य अनुभूतियों से भिन्न और तीव्रतर अनुभूतियाँ उत्पन्न करती है। इसका अर्थ यही होगा कि इन्हें प्रेरित करने वाले अनुकरण की प्रकृति भी भिन्न होती है। अरस्तु के लिए अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूपों का नहीं, बल्कि उसकी सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण है। यह बाह्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से छाट कर और तराश कर इस प्रकार पूर्ण संयोजित करता है कि वह कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। इसके लिए उसे विशिष्ट संवेदनशीलता और कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है। प्रकृति में जो कुछ अपूर्ण रह जाता है, उसे वह पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर सकता है, और इस प्रकार वह प्रकृति का भी अतिक्रमण कर जाता है। अतः अनुकरण की प्रक्रिया को अरस्तु सामान्य नकल से ऊपर और सर्जनशील मानते हैं। फ्रेंड्स, प्लेटो ने तो क्या कहा था, ये नकल की नकल है, लेकिन अरस्तु ने क्या कहा है कि इसमें कवि अपना भी कर्म करता है, कवि अपने आप भी सर्जन करता है। जो उसकी सर्जनशीलता से जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो उतना ही अनुकरण अच्छा कर पाएगा। अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूपों में किया गया है। पहला क्या है, प्रतीयमान, दूसरा संभाव्य, तीसरा आदर्श। प्रतीयमान में क्या क्या आएंगे फ्रेंड्स, वस्तु वास्तव में जैसी वो दिखाई देती हैं। ये देख लीजिए, अरस्तु के लिए जैसी दिखाई देती है। संभाव्य अर्थात वस्तु जैसी है नहीं मगर हो सकती है। और तीसरा आदर्श, वस्तु को जैसा होना चाहिए। कविता जहाँ पहले वर्ग का चित्रण करती है, वहाँ उसे यथा तथ्य अनुकरण माना जा सकता है, किंतु दूसरे और तीसरे होती, इसलिए उनके चित्र इनमें कवि बाह्य जगत को आधार बनाता है, किंतु फिर कल्पना तथा आदर्श भावना का सहारा लेकर उस वस्तु का चित्रण इस प्रकार करता है कि यह बाह्य इंद्रिय गोचर जगत की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाती है। वे अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं। कौन फ्रेंड्स, अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं, और प्लेटो क्या मानते थे, नकल मानते थे। अब अरस्तु ने भी कथानक के 3 प्रकार माने हैं, ऐतिहासिक, दंत कथामूलक और कल्पित। इनमें ऐतिहासिक तथा दंत कथामूलक कथानकों की सामग्री तो रचनाकार बाह्य जगत से ले सकता है, और इस प्रकार सामग्री लेने को अनुकरण भी माना जा सकता है, किंतु कल्पित कथानक उसकी अपनी सृजनात्मक से उपज हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी देखिए, मान लो जो ये प्रकृति से कवि देता है कुछ, उसकी तो नकल कर लेगा, लेकिन जो वो कल्पना उसमें डालेगा वो तो उसका खुद का ही होगा ना फ्रेंड्स। तो इसलिए अरस्तु कहते हैं कि सृजनाशीलता जो है वो कवि की होगी। इसलिए इतिहास और काव्य की तुलना करते हुए अरस्तु ने 3 काव्य के सत्य को इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना है। इतिहास केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करता है जो घटित हो चुकी है, जबकि काव्य संभावित तथा आदर्श स्थितियों का भी अंकन करता है। इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख तथा विवेचन करता है, इसलिए वह मात्र विशेष की हो अभिव्यक्ति करता है। इसके विपरीत काव्य का सत्य घटना विशेष तक सीमित न रहकर सामान्य होता है। इतिहास वस्तुपरक होता है, जबकि काव्य रचना में अनुभूति तथा विचार का आश्रय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ काव्य में दर्शन तत्व की प्रधानता होती है। इन सब बातों के आधार पर अरस्तु काव्य को बाह्य यथार्थ के अनुकरण मात्र के रूप में नहीं देखते थे। यदि ऐसा होता तो काव्य तथा इतिहास में वे इतना फर्क न करते। उनके अनुसार काव्य अनुभूति, कल्पना तथा दार्शनिकता का योग होता है।
यह यथार्थ जगत की वस्तु और घटनाओं से आगे जाकर संभाव्यता का अंकन करता है और उनकी दृष्टि जो थी कलाकार अर्थात अनुकर्ता बाह्य जगत से प्राप्त विषय वस्तु में अपनी तरफ से भी बहुत कुछ जोड़ता है। इस प्रकार अनुकरण मात्र प्रतिबिंबन का नहीं बल्कि सृजना का व्यापार है। अरस्तु के अनुसार बाह्य जगत में जो वस्तुएं और स्थितियां हमें त्रास जगाती है वे ही काव्य नाटक में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि करुणा तथा आतंक का निराकरण करके वे हमें आनंद प्रदान करती है। यह निराकरण विरेचन द्वारा संभव होता है। आगे हम फ्रेंड बाद में विरेचन का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसमें यह भी बताया गया है। किंतु दुख के माध्यम से आनंद प्राप्त होने का विरोधाभास तभी समझा जा सकता है जब हम काव्य के आनंद को यथार्थ जीवन के आनंद से भिन्न और विशिष्ट माने। यह विशिष्टता यथार्थ को जो का त्यों प्रतिबिंबित कर देने से नहीं आ सकती। रचनाकार को सृजनशीलता रचना की विषय वस्तु को इस प्रकार संगठित तथा प्रस्तुत करती है कि श्रोता पाठक दर्शक की अनुभूतियां विशेष प्रकार से जागृत और समाहित होती है। नाटक यथार्थ जीवन का अनुकरण करता है किंतु उसके प्रभाव में यह विशिष्टता तभी आ सकती है जब यह अनुकरण कलात्मक और सृजनात्मक हो। प्रसिद्ध समालोचक स्कॉट जेम्स में इसे जीवन का पूर्ण निर्माण कहा गया है। अरस्तु के अनुसार क्रियाशील मानव ही काव्य अर्थात अनुकरण का विषय होता है किंतु उसका विवेचन यह भी संकेत करता है कि काव्य केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का ही नहीं बल्कि सूक्ष्म अमूर्त आंतरिक जीवन का भी अनुकरण करता है। जीवन का यह पक्ष बाह्य जगत में प्रत्यक्ष नहीं होता, इसके अनुकरण में अनुकर्ता को अनुभूति और कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अरस्तु अनुकरण को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं किंतु यह मशीनी अनुकरण नहीं था। इसमें दर्शन और विचार तत्व अनुभूति और कल्पना के योग से विशेष सृजनशीलता आ गई थी। अभी व्याख्या दी गई है इसमें अनुकरण सिद्धांत के लिए अलग अलग विचारकों की। तो नव क्लासिक व्याख्या है, ये नव क्लासिक व्याख्या दृष्टि या नव अभिजात्यवाद कहते हैं इसको। शास्त्रवाद का उदय ईसा की 3री शताब्दी के लगभग हुआ इसका उदय। नव क्लासिक का कब उदय हुआ फ्रेंड्स? 3री शताब्दी के लगभग हुआ। पूर्ण विकास ईसा की 7वीं 18वीं शताब्दी में हुआ और जो ये ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में उन्हें हॉरेस जैसे शास्त्रवादियों का प्रभाव था इस पर। सिसरो तथा डायोनिसिस जैसे ग्रीक विचारकों का मध्य युग के क्विलिन टिलियन तथा सेंट थॉमस अक्वाइनस जैसे पादरियों ने भी इस विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉरेस की दृष्टि वस्तुपरक थी और उन्होंने अनुकरण को मुख्य रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों का और सिद्ध रचनाकारों सोफोक्लिस, होमर, वर्जिल आदि द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुकरण माना। अरस्तु ने अपने समय की श्रेष्ठ रचनाओं के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रणयन किया था और विभिन्न विधाओं को शास्त्रीय नियम स्थिर कर दिए थे। नव अभिजात्यवादी शास्त्रवादी विचारकों ने केवल उन्हीं रचनाओं को श्रेष्ठ माना जिनमें अरस्तु द्वारा प्रतिपादित साहित्य सिद्धांतों का पालन अनुकरण किया गया हो। शेक्सपियर के समकालीन शास्त्रवादियों ने उनकी आलोचना इसी आधार पर की थी। उनकी रचना शास्त्रीयता की दृष्टि से शुद्ध नहीं थी। बेन जॉनसन तो शेक्सपियर की मृत्यु पर श्रद्धांजलि में भी चुटकी लेने से बाज नहीं आए। उनका लैटिन भाषा का ज्ञान बहुत कम था और ग्रीक भाषा का उससे भी कम। अरस्तु ने सत्य के अंकर की भी बात की थी किंतु अभिजात्यवाद तथा नव अभिजात्यवाद की दृष्टि केवल प्रत्यक्ष तक ही सीमित थी। वह प्रत्यक्ष जगत है, सुनिश्चित अशास्त्रीय सिद्धांत हो या प्राचीन सिद्ध रचनाकारों की कृतियाँ। पोप तथा ड्राइडन जैसे परिवर्तित नव अभिजात्यवादियों ने अवश्य इसी कमी को महसूस किया। पोप ने साहित्य में युगानुरूप। अब रोमांटिक व्याख्या देख लीजिए। रोमांटिक विचारधारा में अनुकरण की अवधारणा का स्वतंत्र रूप से कोई स्थान नहीं है क्योंकि अनुकरण को चाहे कितने ही व्यापक अर्थ में लिया जाए इसका प्रारंभिक आधार वस्तु जगत ही है। इसके विपरीत रोमांटिक विचारधारा आत्म तत्व प्रधान है। क्या है फ्रेंड्स? आत्म तत्व प्रधान। इस विचारधारा के अनुसार ये नेक्स्ट में ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस विचारधारा के अनुसार क्या है फ्रेंड्स? साहित्य सर्जना में बाह्य जगत की भूमिका गौण होती है और रचनाकार की अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं की भूमिका प्रधान होती है। वह बाह्य जगत का चित्रण भी करता है तो उस रूप में नहीं जैसा कि वह है बल्कि उस रूप में जैसा कि वह उसे प्रतीत होता है। मतलब कल्पना, अपनी कल्पना उसमें डाल देता है फ्रेंड्स। अपने कल्पना सिद्धांत के विवेचन में कार्लिस ने अनुकरण को असंभव माना था। इसकी मुख्य वजह से यह है कि किसी भी निर्माण या सृजन के पीछे की मूल शक्ति कल्पना होती है। कल्पना का गुण सृजन है, अनुकरण नहीं। काव्य भी सृजन है, अनुकरण नहीं। इसी विचारधारा का अतिवादी रूप हमें क्रोचे में दिखाई देता है। सृजना तथा अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर बाह्य जगत का बहिष्कार करते हैं।
इसलिए फ्रेंड्स अनुकरण का अपने आप में रोमांटिक विचारधारा में स्थान नहीं है, किंतु यहाँ अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण की अवधारणा को रोमांटिक दृष्टि वाले विचारकों ने किस प्रकार समझा और व्याख्यायित किया है, इस विषय में भी अलग अलग विद्वानों ने इस अवधारणा को अलग अलग पक्षों को लिया है और कहीं कहीं उनमें कुछ मतभेद भी रहा। किंतु सार रूप में समझे तो अनुकरण की रोमांटिक व्याख्या में अनुकर्ता को नकलवीज नहीं बल्कि सर्जक के रूप में देखा गया है। स्कॉट जेम्स के अनुसार अनुकरण बाह्य जगत की वस्तुपरक अनुकीर्ति नहीं। ये फ्रेंड्स नोट करते जाइए, जो ये है ये सारे विभिन्न विचारकों के विचार दिए गए हैं इसमें, इस सारे पैराग्राफ में। ये जेम्स ने जो कहा है, नेक्स्ट में है फ्रेंड्स शायद, जेम्स के अनुसार अनुकरण बाह्य जगत की वस्तुपरक अनुकीर्ति नहीं बल्कि जीवन का कलात्मक पुनर्निर्माण है। ब्रूचर ने भी अनुकरण को सादृश्य विधान माना है, किंतु यहाँ पर भी सादृश्य वस्तुपरक नहीं माना गया है। रचनाकार वस्तु का चित्रण उस रूप में नहीं करता जैसा कि वे है, बल्कि उस रूप में करता है जैसे कि उसे प्रतीत होती है। नगेंद्र ने क्या माना है, अरस्तु जब कला को प्रकृति की अनुकीर्ति कहते हैं तो उनका आशय प्रकृति की बाहरी मूर्त रूप ही नहीं आंतरिक अमूर्त रूप में भी है। वे साहित्य में प्रतिमान के साथ ही संभाव्य और आदर्श के रूप में नहीं आंतरिक अमूर्त रूप में भी है। वे साहित्य में प्रतिमान के साथ ही संभाव्य और आदर्श स्थितियों के चित्रण की भी बात करते हैं। संभाव्य तथा आदर्श स्थितियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती, उनके चित्रण के लिए कल्पना का सहारा लेना आवश्यक है। इससे अनुकरण कल्पना तथा सृजना का भी व्यापार है। रोमांटिक व्याख्या में अनुकरण को मुख्यतः पुनः सृजन के रूप में देखा गया। यह पुनः सृजन वस्तु का नहीं होता, वस्तु द्वारा कलाकार के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का होता है। कलाकृति में मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करता है। अब रूपवादी और सृजनावादी व्याख्या देख लीजिए। 3 व्याख्या इसमें बताई गई है, रोमांटिक व्याख्या, नव क्लासिकी व्याख्या और रूपवादी तथा सृजनावादी। ये दोनों एक साथ ही है, वैसे 4 व्याख्या मानी जाएंगी लेकिन ये एक ही में बता दी गई है इसमें, रूपवादी में। और इसमें रूपवाद तथा सृजनावाद में कृति को ही विवेचन का केंद्र बनाया है। इस वाली में रूपवादी और सृजनावाद में कृति को विवेचन का केंद्र बनाया है, बाह्य तत्वों को नहीं। इन विचारधाराओं में अनुकरण का महत्व तो स्वीकारा गया था मगर इसे कला के लिए अपरिहार्य नहीं माना गया। इन्होंने इनको जो था अनुकरण को एक प्रकार से काव्य कला का भेदक तत्व माना। इन्होंने क्या माना, अनुकरण को एक प्रकार का काव्य कला का भेदक तत्व जो उसे वक्तृत्व कला से अलगाता है, जिसका काम है श्रोता को परसुएड या कायल करना। इनके अनुसार काव्य प्रकृति का अनुकरण तो करता है किंतु ना तो उसके अधीन होता है ना अनुकरण प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र होता है। अगर वह पूर्णतः प्रकृति के अधीन होता तो प्रकृति के केवल बाह्य रूपों का ही चित्रण इसकी बाध्यता होती। कृति केंद्रित विचारधारा कृति को इस प्रकार बाह्य जगत के अधीन मानने को तैयार नहीं थी। तो ये रूपवादी और सृजनावादी की व्याख्या थी। रूपवादी सृजनावादी व्याख्या के अनुसार यह अनुकरण सतही स्तर का नहीं बल्कि प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया का होता है। यदि काव्य बाह्य जगत का दर्पण बीम है तो वह केवल उसी विशेष छवि को झलका सकेगा जो उसके सामने है। इस प्रकार उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार काव्य यदि प्रकृति की पद्धति और प्रक्रिया का अर्थात उसके व्यापार में अंतर्निहित नियमों तथा संरचना का अनुकरण करता है तो उसकी व्याप्ति उन तमाम क्षेत्रों में हो जाएगी जहाँ जहाँ वे नियम लागू होते हैं। इस प्रकार काव्य का क्षेत्र सीमित ना हो रहकर सार्वभौम हो जाता है। इसलिए काव्य संभाव्य तथा आदर्श स्थितियों का भी चित्रण कर सकता है, क्योंकि वे स्थितियाँ भले ही उसके सामने ना रहे पर वैसी स्थितियों का उत्पन्न और संचालित करने वाले नियमों की कुंजी उसके हाथ में होती है। रूपवादी सृजनावादी दृष्टि के अनुसार अरस्तु ने अनुकरण का प्रयोग वस्तु जगत के प्रतिबिंबन के अर्थ में नहीं बल्कि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया और आभ्यंतर संरचना के नियमों के अनुकरण के अर्थ में किया था। अनुकरण से अरस्तु का तात्पर्य यही था। दूसरी ओर कुछ अन्य विचारधाराओं पर अनुकरण सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा और उन्होंने अपने तरीके से अनुकरण की व्याख्या की। यथार्थवादी दृष्टि ने काव्य के सार्वभौम तत्वों को मान्यता देते हुए भी काव्य को जीवन का यथार्थ तथ्य चित्रण माना। साहित्य को इस प्रकार समाज का दर्पण मानना स्पष्ट ही कला में जीवन के अनुकरण को मान्यता देना है। तो फ्रेंड्स ये था अरस्तु का सिद्धांत अनुकरण का। उम्मीद है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट सिद्धांत, और इसका फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ इसके बारे में।
जो प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के ही समान अरस्तु ने भी अनुकरण के ही मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इस शब्द से संबंध उनकी अवधारणा भिन्न थी। मतलब फ्रेंड्स, प्लेटो ने भी मिमेसिस का यूज़ किया अनुकरण का, और अरस्तु ने भी, लेकिन अरस्तु की जो धारणा थी वो अलग थी और प्लेटो की जो धारणा थी वो अलग थी। प्लेटो जो थे वो अनुकरण को सिर्फ नकल मानते थे, और अरस्तु जो थे उसमें वो कल्पना का भी इसमें डालते थे और सृजनाशील भी मानते थे कवि को। वो कवि को सिर्फ नकल नहीं मानते थे कि काव्य सिर्फ नकल है, वो कहते हैं कि कवि जो अपनी सृजनात्मकता भी उसमें डालता है काव्य में। तो फ्रेंड्स, ये आज पूरा हो गया है। कल हम त्रासदी का पढ़ेंगे। इसका अरस्तु का ही सिद्धांत है, वो अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं इसमें। त्रासदी, विरेचन का सिद्धांत 2 बचे हैं अभी, और 1 हमने कर लिया है। तो कल हम त्रासदी का करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। वो बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, साहित्य शास्त्र के भी और बाकी उपन्यास, कहानी सब इसमें अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। अब कुछ नहीं पता, कभी भी पेपर हो सकता है, जाके उसको तैयारी कीजिए पेपर की अपनी। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कुछ कमी हो तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको कोई भी कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं।